अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मोफा एपोस्टाइल का कंप्लीट प्रोसीजर आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एचईसी ने अपना सारा प्रोसीजर ऑनलाइन कर दिया, यानी डिजिटल प्रोसीजर आप लोगों ने फॉलो करना होता है एचईसी के केस में। तो उसके बाद थोड़ी सी चेंजेस आई हैं जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ। थोड़ी सी चेंजेस एचईसी में आई हैं, थोड़ी मोफा एपोस्टाइल में आई हैं। ये सारे स्टेप्स मैं आपको इसी सिंगल वीडियो में डिटेल से बताने लगा हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं लेके चलता हूँ आपको ब्राउजर स्क्रीन पे, वहां पे आपको मैं दिखाता हूँ और कंप्लीट स्टेप दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल क्रिएट ना हो। तो चलिए अभी ब्राउजर स्क्रीन पे वहां पे देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पे ब्राउजर स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों ने अपनी ब्राउजर स्क्रीन ओपन करनी है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। वो गूगल हो सकता है, एक्सप्लोरर हो सकता है, कोई भी स्क्रीन आपके सामने इस तरह शो कर देगी। आप लोगों ने उधर सर्च करना है मोफा एपोस्टाइल। तो आप लोगों ने जैसे ये सर्च आउट करना है तो बहुत सी वेबसाइट्स आपके सामने गूगल सजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो आप लोगों ने मोफा एपोस्टाइल पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना होता है। तो अगर आप लोग ड्रैग डाउन करते हैं तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कि नीचे आप लोगों के पास शो होती हैं, लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपकी स्क्रीन पे शो होता है, जिसमें आपके पास मोफा एपोस्टाइल की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे शो होना शुरू होती हैं। सवाल ये आता है कि इसमें हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है और पुराने स्टेप्स में और न्यू अपडेटेड स्टेप्स में कौन सा ऐसा डिफरेंस है जो कि हमने यहाँ पे मद्देनजर रखना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास बेसिकली एपोस्टाइल के भी दो प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन्ड होते हैं। सबसे पहले होता है कि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और खुद जाना होता है। दूसरा होता है कि कोरियर कंपनीज के थ्रू आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, या कोरियर कंपनीज आपके थ्रू जाती हैं और वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को एपोस्टाइल करके आपको हैंड ओवर करती हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर है और जब आप खुद जाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, दोनों स्टेप्स को आज मैं इसी वीडियो में कवर करने लगा हूँ। तो अगर मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फीचर्ड सर्विसेज में, यानी मोफा एपोस्टाइल की सर्विसेज में जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एपोस्टाइल होते हैं वो उनकी जो नेचर है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं और लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये चार किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें फिर सब कैटेगरीज आ जाती हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि किस कैटेगरी में आपके डॉक्यूमेंट्स को लाई करना चाहिए। तो मैं ड्रैग डाउन करता हूँ और जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा आपको यहाँ समझाता चलूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने फी चालान पे करना होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट रिव्यूज होते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड होते हैं। ये दोनों केसेस में अपने अपने तरीकेकार होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। उसके बाद डॉक्यूमेंट अप्रूवल होता है, उसके बाद एपोस्टाइल प्रिंट होता है और एपोस्टाइल आपको इशू कर दिया जाता है। तो ये जो स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं, ये फॉलो होते हैं, लेकिन किस तरीके से होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये उन्होंने जेनेरिक वे में यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। वेरिफिकेशन मेथड है, तो यहाँ पे QR कोड स्कैन कर सकते हैं, उसका ट्रैकिंग नंबर लिख सकते हैं। तो आपकी जो इन केस मोफा एपोस्टाइल की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये किन किन कंट्रीज के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे 112 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके लिए एपोस्टाइल आपको रिक्वायर्ड होता है। यानी अगर आप लोगों ने एपोस्टाइल करवा लिया तो आप इन 112 कंट्रीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं वन डॉक्यूमेंट पे, यानी आपको इनकी एम्बेसीज के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली यहाँ पे सारे मेंशन्ड हैं, ए से लेकर वी तक। तो आप लोग यहाँ से अपने कंट्रीज को, जो आपके टारगेटेड कंट्रीज हैं, उनको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं और उस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो ये कंट्रीज की लिस्ट है जहाँ पे आप लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर मैं चेकलिस्ट पे आता हूँ, चेकलिस्ट वो है कि जोन जोन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होते हैं। अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की मैं बात करता हूँ, तो अगर आप लोगों ने मैट्रिक या इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स को अटेस्ट करवाना है तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स IBCC है। IBCC से पहले आप लोगों को अपने मुतलका बोर्ड से डिग्री को या सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करना होता है। उसके बाद IBCC आपके जो सर्टिफिकेट्स है उनको अटेस्ट कर देती है। इन सब का कंप्लीट प्रोसीजर मेरे यूट्यूब चैनल जो स्मार्ट इन्फोटेनर के नाम से है, आप लोगों को वहाँ पे मिल जाती है और कंप्लीट प्रोसेसेस आप लोगों को वहाँ पे मिल जाते हैं आराम से। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को विजिट करना है और ये सारे रेलिवेंट वीडियोस देख के अपने डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर लेना है, इन केस आपकी IBCC वगैरह से अटेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद अगर मैं यूनिवर्सिटी डिग्रीज की मैं बात करता हूँ, तो आपकी जो डिग्री है अगर वो यूनिवर्सिटी से इशू हो चुकी है, पहली बात है वो HEC से अटेस्ट होनी चाहिए डिग्री। HEC का क्या प्रोसीजर है वो ऑलरेडी मैंने अपनी एक वीडियो में कवर की है, जो रिसेंटली मैंने अपलोड की है, जो कि न्यू अपडेट्स के साथ आई है। आप लोगों वो वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि कंप्लीट प्रोसेस चेंज हो चुका है HEC का, और वो मैंने सारा अपनी उसी सिंगल वीडियो में कवर किया है। आप लोगों की आसानी के लिए आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी डिग्री आपकी HEC से भी वेरीफाई हो गई। उसके बाद है कि मेडिकल डिग्रीज की मैं बात करता हूँ, तो वो HEC से और आपकी जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं उनसे अटेस्ट होना लाजमी है फर्दर प्रोसीजर के लिए। ये थोड़ी सी डिटेल्स हैं जो आपने पढ़नी है। बाकी यहाँ पे बाकी डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट भी देख लेनी है। इन केस आपने अपना IELTS या TOEFL सर्टिफिकेट यहाँ पे अपोस्टाइल कराना है, तो उसके लिए आप लोगों को लोकल फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तानी मिशन इन कंट्री ऑफ द ओरिजिन, यानी जिस कंट्री
कंट्री में आप हैं तो आप उस कंट्री के पाकिस्तानी जो मिशन है उधर जाके इसको सिग्नेचर करवा के फिर अपलोड कर सकें। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपके इसी पेज पे मिल जाती हैं। आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे स्टडी कर लेना है और उनके हिसाब से आप लोगों की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटेस्ट होते हैं मोफा एपोस्टाइल के थ्रू, तो यहाँ पे उन्होंने एक लिस्ट ऑफ अटेस्टेबल डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट जो चेकलिस्ट है वो यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 कैटेगरीज हैं जिनमें आपके डॉक्यूमेंट्स लाइक करते हैं। अगर मैं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ तो उसमें आपकी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या निकाहनामा, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में लाइक करते हैं। दूसरा है लीगल डॉक्यूमेंट्स। लीगल डॉक्यूमेंट में पावर ऑफ अटर्नीज आ जाते हैं, लैंड प्रॉपर्टी आ जाती है, सक्सेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, गार्डियनशिप और एफिडेविट्स वगैरह, ये सारे इसी में लाइक करते हैं। तीसरी कैटेगरी है हमारी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की, जिसमें हमारे मैट्रिक के, एफएससी के या इंटर के, यूनिवर्सिटी के, टेक्निकल स्किल्स की इक्विवेलेंस है, मार्कशीट्स है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, व्हाटएवर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एजुकेशनल रेलिवेंट, वो सारे इस कैटेगरी में लाइक करते हैं। उसके बाद मैं अगर कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ तो कमर्शियल में मेमोरेंडम आ जाता है, पावर ऑफ अटर्नी आ जाती है, वोट रेजोल्यूशन आ जाती है, फॉर्म ए आ जाता है, फॉर्म 29 आ जाता है। तो ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं या मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स में आपके कवर कर दिए जाते हैं। एक और कैटेगरी है जो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के नाम से इन्होंने यहाँ पे बनाई है। तो वहाँ पे आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इनकेस अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी यहाँ से अटेस्ट करवाने हैं। तो ये चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। हमने एपोस्टाइल कंट्री लिस्ट ऑलरेडी देख ली है, तो इसको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। अब आपके मेन क्वेश्चन का जो मैं आंसर देने लगा हूं वो है फी डिटेल्स का। अब मैं फी डिटेल वाले सेक्शन पे जाता हूँ तो कुछ चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं फी स्ट्रक्चर पे आता हूँ तो डॉक्यूमेंट टाइप के हिसाब से यहाँ पे फी चार्जेस को कैटेगराइज किया गया है। अगर पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं उसमें 3000 पर डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट की 4500 है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की भी 3000 है, कमर्शियल डॉक्यूमेंट की 12,000 एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की 3000 पर डॉक्यूमेंट है। अभी मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फी स्ट्रक्चर किस किस तरह इंप्लीमेंट होता है आपकी एपोस्टाइल में। उसके बाद वेरीफाई एपोस्टाइल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे इनकेस आपकी एपोस्टाइल हो चुकी है और आप लोग वेरीफाई करना चाहते हो कि ये वैलिड है कि नहीं, तो आप लोगों ने यहाँ पे एपोस्टाइल नंबर लिखना है जो कि आपको इशू हो जाता है, और यहाँ पे आप लोगों ने डेट लिख देनी है जो कि ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन होती है। तो इसको वेरीफाई करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई होके आ जाएंगी इनकेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आता हूँ होम स्क्रीन पे वापस। यहाँ पे मैं अभी जो प्रोसीजर है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का वो स्टार्ट करता हूँ कि हमने अपॉइंटमेंट किस लिए लेनी है, कैसे लेनी है और कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं हमने यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो मैं साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे साइन अप वाले इंटरफेस पे लेके जाता है जो कि कुछ इस तरह का आता है, जिसमें मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, CNIC, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि मैंने यहाँ पे फुलफिल करनी होती है। और मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट नेम अगर मैं मोहम्मद तलहा, उसके बाद मैं अपना लास्ट नेम लिख देता हूँ। ये सारी डिटेल्स आपके पास आपके CNAC इन सब चीजों पे मेंशन होती है। उसके बाद मेरा ईमेल आ जाता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे CNIC जो कि आ जाता है तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, और यहाँ पे मेरा CNIC भी आ चुका है। और अब मैं यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखना होगा जो कि मुझे याद भी रहे और मैं भूल ना सकूं उसको। तो मैं यहाँ पे ऐसा पासवर्ड लिख देता हूँ जो कि मेरी लॉगिन करने में मेरी हेल्प करेगा। तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों ने अपनी ऑथेंटिक पुट करनी है ताकि कोई इशू आपके लिए ना बने। आप लोगों ने अपना CNAC देना है, आपने ईमेल देना है क्योंकि ईमेल के थ्रू आपसे कॉन्टेक्ट किया जाता है और ये आपका सोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ये पासवर्ड है, फिर सेम पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है और आपकी जो रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट पेज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और मैं रजिस्टर पे क्लिक करके मूव फॉरवर्ड करता हूँ। वो कहता है सेव करना है, नो थैंक्स, जो भी है आप लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब वो कहता है कि तुमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली है। अभी वो कहता है कि आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक गया है, आप उसको जाके वेरीफाई करें और फिर आगे फर्दर प्रोसीड करें। अभी मैं अपने जीमेल पे जाऊंगा और इस वेरिफिकेशन लिंक को वेरीफाई करूंगा, फिर मैं इसी पोर्टल पे आता हूँ और आपको बताता हूँ कि आगे प्रोसीड हम लोगों ने कैसे करना है। तो मैंने अपना ईमेल यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है। वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो अभी आप लोगों ने इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये हिदायत है कुछ ये पढ़ लें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके वो आपके एप्लीकेंट के होंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग एप्लीकेंट है तो आपकी सारी डिटेल्स इस पोर्टल पे जो है वो मेंशन होंगी, तो इसी डिटेल्स के डॉक्यूमेंट्स ये वेरीफाई करेंगे और आप अपने अकाउंट से किसी और की वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये आपको उर्दू में भी यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है और इंग्लिश में भी। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ जाता है जिसमें मेरे पास अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखता हूँ तो होम का ऑप्शन है, माई एप्लीकेशन का है, प्रोसेस एप्लीकेशन का, अकाउंट सेटिंग का है। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको प्रोफाइल पे, जो कि मैं अगर मैं STP पे क्लिक करता हूँ और प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस प्रोफाइल पे जाने के बाद हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट करनी है। प्रोफाइल में हमारी यहाँ पे नेम आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम आएगा, उसके बाद लास्ट नेम है। ये सारी डिटेल्स हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इनको फॉलो किया है, जिसमें हमारा फोन नंबर था, CNIC थी, तो जिसमें हमारा ईमेल वगैरह
वगैरह था, फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, ईमेल था और जो फोन नंबर है हमारा यहाँ पे वो हमने यहाँ पे लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने अपना फोन नंबर यहाँ पे दे देना है और आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपका फोन नंबर एकदम करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद CNAC हम ऑलरेडी वहाँ पे फिल कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे, और ऑक्यूपेशन आपका जो भी है, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद प्रोविंस अपना आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है आप लोगों ने, तो मैं यहाँ पे पंजाब सिलेक्ट करता हूँ और आप लोगों ने अपना सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे मुल्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने एड्रेस यहाँ पे दे देना है जो को मालूम होता है परमानेंट एड्रेस, यानी जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करने पड़े या भेजने पड़े उन्हें, तो आप लोगों के लिए आसानी हो। ABC स्ट्रीट यहाँ पे मैंने लिख दिया है और ये मेरा जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ चुका है। दो चीजें मैंने अपनी प्रोफाइल के लिए अपलोड करनी है, उसमें से सबसे पहले वाली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरी प्रोफाइल इमेज है और दूसरी वाली है CNIC का PDF। अब यहाँ पे CNIC के PDF के लिए मैं यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ। चूज फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे सर्च बार में ले जाता है और यहाँ पे मैं अपना जो PDF है वो यहाँ पे CNIC का अपलोड कर देता हूँ। आप लोगों ने अपना CNIC यहाँ पे अपलोड करना है जो कि रीडेबल हो, क्लियर हो और प्रॉपर्ली स्कैन्ड हो। ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। आपकी प्रोफाइल इमेज जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड हो, क्लियर हो और आपका फेस अच्छी तरह से शो हो। जैसे ही आप लोग अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट हो जाती है। जो मैसेज है वो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे शो होता है, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो प्रोफाइल अपडेट करने के बाद अभी हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे कि किस तरह हमने मजीद एप्लीकेशन को मूव फॉरवर्ड लेके चलना है। माई एप्लीकेशन पे आने के बाद मैं, अगर आपकी एप्लीकेशन पहले इस तरह कोई सबमिट नहीं हुई तो आप लोगों ने ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अदरवाइज मैं बताता हूँ कि ये सेक्शन हमारा क्यों शो कर रहा है। अब ऐड न्यू पे आते हैं। ऐड न्यू वाली एप्लीकेशन पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन का कंप्लीट फॉर्म जो है मेरे सामने आ जाता है और वो कहता है कि वंस एप्लीकेशन इज सबमिटेड ये चेंज नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं सबमिट करने से पहले आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को और अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से अपलोड करें ताकि कोई भी इशू आप लोगों को फेस ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉस करता हूँ और ड्रैग डाउन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इसके ऑफिस शो कर रहा है कि जिस जिस जगह पे ये अपोस्टाइल का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकता है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और गुजरात। आप इन 6 सेंटर में से किसी सेंटर में इसको अपोस्टाइल करवा सकते हैं। अदरवाइज आप लोग देखते हैं कि कौन सा करीबी सेंटर है, आप लोगों को आसानी है, आप लोग वहाँ आसानी से जा सकते हो तो आप लोग वो चूज कर लेते हैं। पंजाब के मोस्टली लोग लाहौर चूज करते हैं, इस्लामाबाद चूज कर सकते हैं। कोई भी आपको करीब पड़ता है आप लोग अपनी आसानी के मुताबिक यहाँ पे चूज कर लेते हैं अपॉइंटमेंट के केस में। उसके बाद मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ तो अपोस्टाइल रिक्वायर्ड फॉर, अब मैं किसी कंट्री को सिलेक्ट करता हूँ जिसके लिए मुझे ये रिक्वायर्ड है। तो इन केस आप लोगों को इटली के लिए चाहिए तो आप आई यहाँ पे सर्च करते हो और यहाँ पे इटली पे क्लिक कर देते हो। ये अपोस्टाइल ये सारे जो कंट्रीज हैं 112 कंट्रीज उनके लिए एलिजिबल होता है। हर कंट्री के लिए आपको अलग अलग अपोस्टाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वन टाइम होता है, तो आप लोगों ने इस चीज को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद ड्रैग डाउन करता हूँ, डॉक्यूमेंट कैटेगरी की मैं बात करता हूँ। अगर मैं डॉक्यूमेंट कैटेगरी की बात करता हूँ तो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन आता है। तो अगर मैं एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो कि मोस्टली हमारा केस है वो हम इस पे डिस्कस करते हैं। अब वो कहता है कि आप लोगों ने ध्यान रखना है कि फ्रंट एंड बैक साइड दोनों की अपलोड होनी चाहिए। इन केस आप लोगों ने मैट्रिक की या इंटर की अपडेट करनी है तो आप लोगों की फ्रंट एंड बैक यहाँ पे अपलोड होगी। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग प्रोफाइल अपडेट करोगे मैट्रिक के हिसाब से, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप लोगों ने यहाँ पे अगर अपोस्टाइल कराना है तो आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी जो मैट्रिक की सर्टिफिकेट है वो IBCC से अटेस्ट होनी चाहिए। IBCC से किस तरह अटेस्ट होगा वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। हैज बीन साइंड बाय, आपके डॉक्यूमेंट्स की बैक साइड पे IBCC की कंप्लीट डिटेल होती है, वहाँ पे उसका नाम लिखा होता है जिस बंदे ने इसको साइन किया है, औरत है, मर्द है, जो भी आप लोगों ने उसका नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद उसका जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे नीचे लिखा होता है, कंज्यूमर असिस्टेंट है, जो भी है आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। तो मैं यहाँ पे ABC करके इसको छोड़ रहा हूँ। और किस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंप है, तो डेफिनेट सी बात है IBCC का है या जो भी आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी केस में किसी भी टेक्निकल सर्टिफिकेट में आप लोगों ने यहाँ पे उस हिसाब से अपलोड कर देना है। वो डॉक्यूमेंट टाइप के मुताबिक आप लोगों के डॉक्यूमेंट पे मेंशन होती है ऑलरेडी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है PDF फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। और केस कोड जो है वो QR कोड जो आपका IBCC का QR कोड होता है जो आपके डॉक्यूमेंट पे अटैच होता है, तो आप लोगों ने उस QR कोड पे आप मेंशन जो कोड होता है, केस कोड होता है, वो आप लोगों ने यहाँ पे टाइप कर देना है। जो भी है आप लोगों ने यहाँ पे टाइप कर देना है उसको। अभी मैं इसको रैंडम करके छोड़ रहा हूँ। उसके बाद मैट्रिक आ गया। उसके बाद मैं एड मोर डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ। अब मैंने फॉर एग्जांपल इंटर का भी इधर इसको मैंने एजुकेशन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया और मैं यहाँ इंटर की भी जो अपनी डिटेल्स है पुट करना चाहता हूँ। सब टाइप्स हमारी कोई नहीं शो हो रही क्योंकि इसमें सब टाइप कोई होती नहीं है। हैज बीन साइंड बाय, सेम मैं यहाँ पे उसका नाम लिखता हूँ। उसके बाद क्या उसका डेजिग्नेशन है मैं वो लिखता हूँ। ऑलरेडी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पे होगा। और यहाँ पे मैं IBCC लिख देता हूँ इंटर के केस में। उसके बाद मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ PDF में और यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो जाते हैं। IBCC का केस कोड है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है
है ऐड मोर डॉक्यूमेंट्स में। अभी जो मेन स्टेप है जो कि मैं अभी आपको बताने लगा हूँ वो है यूनिवर्सिटी डिग्री का, क्योंकि एचईसी की जो डिग्री का प्रोसेस है वो कंप्लीट डिजिटल हो चुका है, जिसकी वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन है कि किस तरह हम यहाँ पे एचईसी के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी तो उसका सेपरेट सर्टिफिकेट है, ना डिग्री पे स्टैंप है ना ट्रांसक्रिप्ट पे स्टैंप है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने यहाँ पे इसको हैंडल करना है। एजुकेशन डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप, अगर आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री है यूनिवर्सिटी डिग्री सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब टाइप है तो यहाँ पे बैचलर्स की है, मास्टर्स की है, एमफिल की है, डॉक्टरेट की है या पोस्ट डॉक्टरेट की है, वो आपने अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। आप लोग अगर बैचलर्स की डिग्री अपनी अपोस्टाइल कराना चाह रहे हो तो यहाँ पे बैचलर्स चूज करेंगे। उसके बाद साइन बाय, वो कंप्लीट डिटेल्स ऑलरेडी आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होती है, तो आप लोगों ने यहाँ पे उस डिटेल्स को यहाँ पे मेंशन करनी है। और यहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन या एचईसी आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इस डॉक्यूमेंट की जगह आप लोगों ने क्या अपलोड करना है। तो इस डॉक्यूमेंट की जगह आप लोगों ने अपलोड करना होता है अपना सर्टिफिकेट, जो कि एचईसी आपको ई सर्टिफिकेशन की सूरत में देता है। वो सर्टिफिकेट आप लोगों ने अपनी एचईसी पोर्टल से डाउनलोड करना है और यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होगा, लेकिन जब आप अपोस्टाइल के लिए जाएंगे मोफा ऑफिस, तो आप लोगों ने अपनी ओरिजिनल डिग्रीज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है और साथ ही सर्टिफिकेट भी आप लोगों ने लेके जाना है। तो फर्दर प्रोसीजर वहाँ पे हो जाता है। लेकिन इस केस में, अपॉइंटमेंट के केस में, आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स में डिग्री के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी की डिग्रीज के हैं, उसकी जगह आप लोगों ने एचईसी का ई सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होता है। डिग्री नहीं करनी होती क्योंकि उस पर स्टैम्प वगैरह नहीं होता। तो उसके वो सर्टिफिकेट्स आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। मैं आपको बताता हूँ, ये एप्लीकेशन बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि एप्लीकेशन जैसे आप लोग सबमिट करते हो, सबमिट पे क्लिक करते हो, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, जिसमें आपका नाम आ जाता है, आपकी अपॉइंटमेंट डेट नॉट चूजन है, वो क्यों है मैं बताता हूँ। आपका सीएनआईसी है और आपका जो ऑफिस है या आपकी जो सेंटर है जो आप लोगों ने चूज किया है वो है, स्टेटस है, रीसबमिट है, जो भी है। तो यहाँ पे स्टेटस आपके अपडेट होते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग सबमिट कर देते हैं तो आप लोगों का जो स्टेटस है यहाँ पे चेंज होता रहता है। जैसे ही डॉक्यूमेंट मोफा अपोस्टाइल के लिए वेरीफाई हो जाते हैं मोफा की तरफ से, उसके बाद आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट चूज करने का जो है वो बोला जाता है। अपॉइंटमेंट डेट चूज करने का बोला जाता है। उसके बाद आप लोगों का फी चालान जनरेट होता है, तो आप लोगों ने फी भरनी होती है, पे करनी होती है। वो किस तरह, आप एचबीएल के थ्रू, बैंकिंग ऐप के थ्रू, इजी पैसा, वट जो भी है, आप लोग उसको यूज करके यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप फी पे करेंगे तो आपका यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाता है। फिर आपकी जो डेट है और जो टाइम आप लोगों ने यहाँ पे स्लॉट को आप लोगों ने सिलेक्ट किया होता है वो आपकी यहाँ पे आपको असाइन की जाती है। आप लोगों ने उसी डेट पे, उसी स्लॉट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट की अपोस्टाइल जो है वो कंप्लीट करनी होती है और ये सेम डे उसी डेट पे हो जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको सेम डे में हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। तो ये था वो प्रोसीजर जो कि आप लोगों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके जाना है। अब मैं आता हूँ, इन केस आप लोगों ने किसी कोरियर सर्विसेज को यूज करना है या यूटिलाइज करना है, तो यहाँ पे बिल्कुल होम सेक्शन पे आप लोगों को अथराइज्ड कोरियर कंपनीज का जो सेक्शन है वो मिलता है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन से अथराइज्ड कोरियर कंपनीज हैं जो कि मोफा की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हैं, जिसमें टीसीएस आ जाता है, जेरी और इंटरनेशनल आ जाता है, एक्सीलेंट कोरियर सर्विसेज यानी ईसीएस आ जाता है, उसके बाद लेपर्ड कोरियर सर्विसेज, एलसीएस और एमएनपी एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स आ जाता है। ये तकरीबन कोई 5 कोरियर कंपनीज हैं जो कि अथराइज्ड हैं, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इन कंपनीज को यूटिलाइज करने के लिए आप लोगों को कोई एप्लीकेशन फिलअप करने की जरूरत नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। सीधा आप लोगों ने इनके ऑफिस को विजिट करना है, वहां पे आपको ये फॉर्म देते हैं, वो फिलअप करना है और बाकी डिटेल्स ये आपको बता देते हैं। ऑन द स्पॉट आप लोगों ने इनको डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने हैं और इनके कुछ चार्जेस होते हैं जो कि सिटी टू सिटी वेरी करता है, आप लोगों ने वो चार्जेस पे करने हैं। और आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन अपोस्टाइल की फी है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो इनको देनी है। इसमें इस केस में आपके एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो आपके कोरियर सर्विसेज के होंगे, उसके अलावा बाकी सारी फी सेम होगी। तो ये दो मेथड है, कोरियर सर्विस का और खुद वॉक इन का। तो इन दो मेथड्स के जरिए आप लोग अपने मोफा अपोस्टाइल की जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है वो यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन कोरियर सर्विसेज के थ्रू जब भी आप अपोस्टाइल करवाएंगे तो आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है कि इनके थ्रू जब आप लोग अपोस्टाइल करवाते हैं तो आप लोगों के जो टाइम फ्रेम होता है वो आपके ध्यान में होना चाहिए 30 डेज का। 30 to 45 डेज ये ले लेते हैं कोरियर सर्विसेज। लेकिन जब आप लोग इन एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं यानी अपॉइंटमेंट लेते हैं और उस डेट पे जाते हैं तो आपको सेम डे हैंड ओवर कर दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी फी स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो फी किस तरह पे करनी होती है, जैसे ही आप लोग अपॉइंटमेंट चूज कर लेंगे, फी चलाना आ जाएगा, तो आप लोगों ने फी किन किन मेथड से पे करनी है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। मैं फाइनल भी ये आपको बताता चलूं कि आप लोग एचबीएल ऐप से, इजी पैसा से, जैज कैश से वन बिल पेमेंट के मेथड को यूज करते हुए आप लोग पे कर सकते हैं। वन बिल पेमेंट का जो ऑप्शन है वो इन चारों एप्स में मिल जाता है ऑलमोस्ट, तो आप लोग इनको यूटिलाइज करके फी पे कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो फी है वो एक दिन पहले कम से कम पे करनी होती है, जाने से एक दिन पहले, ताकि वो वेरीफाई हो जाए और आप लोगों को कोई इशू फेस ना करना पड़े। सेम डे पे आप लोगों ने फी पे नहीं करनी होती, एक दिन पहले कम से कम आप लोगों ने फी पे करनी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों को पता हो। टाइम ड्यूरेशन मैंने डिस्कस किया, का मेथड
डिस्कस किया, डिटेल्स डिस्कस की, 2 मेथड से वो डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को क्लियरली समझ आ चुकी होगी। मजीद भी अगर कोई ऐसा सवाल है जो आपके जहन में है, कोई ऐसी क्यूरी जो आपको परेशान कर रही है, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों से मैं फाइनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।